हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में ये जो हमारा चैनल है जीके डोज, ये जितने भी एग्ज़ाम है, ठीक है, एवरी एग्ज़ाम के से रिलेटेड करंट अफेयर एंड इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली बीपीएससी के लिए। तो अभी जो हम सीरीज़ शुरू करेंगे, इस सीरीज़ में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के मासिक मैगजीन में अक्टूबर मंथ के नेशनल करंट अफेयर को कवर करेंगे। ओनली नेशनल को कवर करेंगे, फिर अगले सीरीज में इंटरनेशनल, फिर उसमें नवीनतम। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हों, आरओ दे रहे हो, या स्टेट पीसीएस दे रहे हो, या एसएससी दे रहे हो। करंट अफेयर के लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ कोई हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल जीके डोज पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का। बस मैंने नेशनल को इसमें, इस सीरीज़ में हम नेशनल को कवर करेंगे, नेशनल न्यूज़ को, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, इसे मैं जूम कर लेती हूँ, अक्टूबर 2024 नेशनल में जो है वो है। अभी ये देखिए, अक्टूबर का है पीडी, लेकिन इसमें आपको 2 मंथ बैक अगस्त का करंट अफेयर मिलेगा। तो ये अगस्त का करंट अफेयर है, लेकिन पीडी में ये अक्टूबर का पीडी है। अब अगस्त का है तो इसमें स्वतंत्रता दिवस है, और इस बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है वो सीरीज में क्या है, 78 है। तो ये आपको एसएससी या कोई भी नॉर्मल जो आपको सी ग्रुप, डी ग्रुप के एग्ज़ाम है उसमें पूछ सकता है, ठीक है। तो 78 आपको स्वतंत्रता, ये था, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता ये था, उत्सव था। तो इसके पूर्व राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस की संध्या से पूर्व राष्ट्रपति का संबोधन होता है देश के नाम। उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स का मतलब जिक्र किया है अपने संबोधन में। जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने महापुरुषों का उल्लेख किया है। उस महापुरुष में जो नाम है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, हालांकि उसके बारे में डिटेलिंग के लिए एक मैं वीडियो बना दूंगी। जैसे उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र किया है, सरदार पटेल का, भगत सिंह का, भीमराव अम्बेडकर, चंद्रशेखर आज़ाद, और इसके साथ साथ कुछ आदिवासी महानायक का भी उन्होंने जिक्र किया, जैसे फूलो झानो, लक्ष्मण नायक, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा। तो इन सब को आपको पढ़ लेना है, इसके बारे में एग्जाम में इनसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कवर कर लेंगे एक वीडियो में, ठीक है। करंट के ही बेस पे आपको स्टैटिक्स भी अपने रेडी करने हैं। तो पहले करंट कवर करेंगे, इसलिए मैं अभी पहले पीडी आप लोग को कंप्लीट करा रही हूँ। बाद में इसी बेस पे मैं आपको स्टैटिक्स भी जो इम्पोर्टेंट है वो कवर करा दूंगी। चलिए, दिवस में भी कुछ दिवस का उन्होंने जिक्र किया था। एक जनजाति गौरव दिवस था, एक विभाजन विभीषिका दिवस था जो 14 अगस्त को मनाया जाता है। और जो जनजाति गौरव दिवस है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो मतलब किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि जनजाति को, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। उसके साथ साथ चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग की चर्चा भी उन्होंने की है। भारतीय न्याय संहिता कानून की भी उन्होंने चर्चा की है, ठीक है, जो अभी लागू हुआ है। उसके बाद ये हो गया, इतना था, ये इतना इम्पोर्टेंट मुझे लगा, मैंने नोट डाउन कर लिया। अब है प्रधानमंत्री का भी संबोधन हम देखेंगे। 78वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन, उन्होंने दो बातें उन्होंने मेन कही थी, 3 बातें कही थी जो मेन इंपॉर्टेंट है। एक, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति कब तक करना है, विकसित भारत का लक्ष्य 247, ठीक है, यानी 2047 तक आपको विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर लेना है, यानी भारत को विकसित राष्ट्र बना देना है। उसके बाद समान नागरिक संहिता है, ठीक है, यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लागू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको किस आर्टिकल में, संविधान के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 40 है या 44 है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न नहीं, अगला टॉपिक हम देखते हैं। और एक देश एक चुनाव जो है उस पर भी इन्होंने संबोधन में संबोधित किया है। जो अगला इम्पोर्टेंट था वो है सबसे इम्पोर्टेंट, भारत में रामसर स्थल की संख्या अब कितनी हो गई है, 85 हो गई है, ठीक है। अब 2024 में कितने रामसर स्थल को इसमें आर्द्र भूमि वेटलैंड में रामसर स्थल में शामिल किया गया है, कितने स्थल को, कितने आर्द्र भूमि को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। पहला है नंजारण्य पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ठीक है, इसको 10 को शामिल किया गया है। 2024 में 10 आर्द्र भूमि को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है।
दूसरा है काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, तीसरा है तवा जलाशय मध्य प्रदेश, चौथा है आपको अघनाशिनी ज्वार नदमुख है कर्नाटक, उसके बाद है मगादी कैरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, अंगसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटका, नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार और नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार। ठीक है, तो ये टोटल 10 हैं जो 2024 में शामिल किए गए हैं। तो इस तरह भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है 85। सर्वाधिक रामसर स्थल अगर देखा जाए तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में है 18 है, और सेकंड स्थान आपका किसका है, यूपी का है 10 है। ठीक है, भारत इस रामसर संधि में कब शामिल हुआ था, 1982 में, और रामसर संधि कब किया गया था, 2 फेब 1971 को। ठीक है, 2 फेब 1971 को। बिहार में कुल रामसर स्थल कितने हैं, 3 है। कौन कौन से हैं, एक तो 2 अभी नागी और नकटी है, पहला है नागी, ठीक है, दूसरा है आपको नकटी और तीसरा है कंवर। ठीक है, कंवर ताल कंवर जी। अब टोटल भारत में अगर आर्द्र भूमि क्षेत्र या रामसर स्थल देखा जाए तो कुल क्षेत्रफल कितना है, 13,58,068 हेक्टेयर है। ठीक है, अब 2024 में कुल 10 आर्द्र भूमि क्षेत्र रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, टोटल 10 किया गया है। इसमें देश में रामसर स्थल में सर्वाधिक मतलब जिसका मतलब क्षेत्रफल भी मैंने आपको यहाँ बता दिया, और किस आपको राज्य में सर्वाधिक है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं। अब ये रामसर स्थल है क्या, तो ये वेटलैंड के महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, एक हस्ताक्षर है। ठीक है, जो ईरान में 1971 में किया गया था। देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ठीक है, और जितने भी इसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल होते हैं उसको शामिल किया जाता है। भारत इस संधि में 1982 में शामिल हुआ था। अगला जो टॉपिक है ना, केरल के वायनाड में जो भूस्खलन हुआ था, तो ये जिला का नाम आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें क्षति हुई थी। ठीक है, अगला हम देखते हैं शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग। ठीक है, अखिल भारतीय रैंकिंग ये किसके क्षेत्र में जारी किया गया है, शिक्षा मंत्रालय का है। तो उस शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। तो इसमें 16 विभिन्न श्रेणियों में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं को कवर करेंगे, हम 16 श्रेणी को नहीं देखेंगे। किसने जारी किया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 अगस्त को जारी किया गया है। सबसे पहले ओवरऑल श्रेणी में हम देखते हैं। ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास शीर्ष स्थान पर लगातार 6 टाइम पे है, 6ठी बार इसने लगातार शीर्ष स्थान हासिल किया है। सेकंड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, सेकंड पोजीशन में ओवरऑल श्रेणी में। थर्ड है IIT बॉम्बे। अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय रैंकिंग में। तो विश्वविद्यालय रैंकिंग में पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, लगातार 9वीं बार यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट रहा है। सेकंड JNU रहा है, और थर्ड जामिया मिलिया इस्लामिया रहा है विश्वविद्यालय में। अब कॉलेज श्रेणी में हम देख लेते हैं। कॉलेज श्रेणी में फर्स्ट हिंदू कॉलेज रहा है, सेकंड मिरांडा हाउस रहा है, और थर्ड सेंट स्टीफेंस कॉलेज रहा है। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गड़बड़ नहीं होना है। कॉलेज में तीनों श्रेणी में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज हैं। मिरांडा हाउस लगातार 9 साल से फर्स्ट पे रैंक पे था, लेकिन इस बार वो सेकंड पे पोजीशन पे चला गया है। ठीक है, अब इंजीनियरिंग श्रेणी में हम देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। IIT मद्रास फर्स्ट है, IIT दिल्ली सेकंड है, और IIT बॉम्बे थर्ड है। नवाचार अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो नवाचार श्रेणी में IIT बॉम्बे फर्स्ट है, IIT मद्रास सेकंड है, IIT हैदराबाद आपको थर्ड पोजीशन पे है। एक और इम्पोर्टेंट, ये तो पूछना ही है एग्जाम में, लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई है। ऑलरेडी पहले से कितने जिले थे, 2, लेह और कारगिल। अब कौन कौन से 5 नए शामिल किए गए हैं, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, तो यहाँ मतलब वो 5 और जिले बन जाने से वहाँ ज़्यादा विकास होगा, लोगों से ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी। अब जो लास्ट है ना यहाँ पे, ये है SSLV D3। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया है, इसके द्वारा EOS-08 का प्रक्षेपण किया गया है। कहाँ से किया गया है,
श्री सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से इसरो द्वारा। इसका फुल फॉर्म होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो है ना, ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, तो ये इसकी तीसरी उड़ान थी। ऑलरेडी इसकी 2 उड़ान सफल रही है। ठीक है, और इसके साथ SRO डेमोसैट, ठीक है, डेमोसैट जो स्टार्टअप कंपनी के छोटे सैटेलाइट हैं, ये किसी स्टार्टअप कंपनी का छोटा सा सैटेलाइट है, उसका भी सफल प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे आपके नेशनल जो 4-5-6 टॉपिक थे उसको मैंने कवर कर लिया। कल फिर मैं इंटरनेशनल कवर कराऊंगी। ऐसे छोटे छोटे वीडियो में आप आसानी से कवर कर लेंगे। ये इम्पोर्टेंट है और PD सीरीज़ है, तो इसको डेफिनेटली श्योर आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, फिर मैं मिलूंगी अगले सीरीज़ में कल इसी टाइम में। आपको 10 बजे मैं आपको अपलोड करूंगी वीडियो और आप इसे देखा कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।